सुबह की शुरुआत हुई है और एक बार फिर से हमारे जो चैनल जिस पर कि ये लाइव चल रहा है वहां पर इस समय पर एक के बाद एक व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो व्यूअर्स कल हमने जब कार्यक्रम शुरू किया था तब 1500 से 2000 के आसपास थे, लेकिन रात को क्योंकि लोग सो जाते हैं थोड़ा सा कम रहा और अभी एक बार सुबह से फिर से 400 प्लस हो गए हैं। 8500 लोग अब तक इसे लाइक कर चुके हैं और व्यूअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि वाकई में हम जो काम कर रहे हैं लोगों को इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। आकाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक तस्वीर हम आपकी बार बार देखते हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। क्या किस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको सम्मानित किया था? जी, इस मल्टीलेयर खेती के नवाचार और एक्सटेंशन दो चीजों के लिए उन्होंने हमें मतलब विज्ञान भवन में 9 प्रतिभाओं को सम्मानित किया था, अलग अलग क्षेत्र की। तो भारत से कृषि को लेकर जो है ना उन्होंने हमें पुरस्कृत किया था मल्टीलेयर खेती के नवाचार, और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है ना उन्होंने हमें पुरस्कृत किया था। जी आकाश जी, जैविक खेती, अब हम अपने उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे के लिए आज हमने अखंड संवाद किया है, जिसके लिए हम 2 बजे से कल दोपहर के 2 बजे से लेकर अब तक लगातार कई लोगों को, कई मनीषियों को, कई तपस्वियों को, कई किसान वैज्ञानिकों को जोड़ चुके हैं। उन्हीं में से एक आप भी हैं जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ जैविक खेती को अपनाया है और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप जैविक खेती कीजिए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आपके पास जो लगातार युवा आ रहे हैं वो जैविक खेती को सीखने आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उन लोगों का? जी देखिए, बहुत रुचि से लोग जो है ना इस खेती के मॉडल को अपना रहे हैं। मल्टीलेयर खेती का मॉडल देश दुनिया में बहुत कम समय में पॉपुलर हुआ और विदेशों से भी हमारे लिए कॉल आते हैं। इवन जो है ना हम कई देशों में जाके इस मॉडल को वहां पर शिविर के तौर पे लगा चुके हैं। तंजानिया में लगाया हमने, ओमान में लगाया, दुबई में लगाया, ऐसे कई देशों में, नाइजीरिया में लगाया, कई देशों में जाके शिविर किए और वहां के इन तमाम करीब 28 देशों से भी ज्यादा देशों के लोग जो है ना भारत में अपने इस मॉडल को सीखने के लिए आए। और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि खेती की विधा को सीखने के लिए विदेशों से लोग आए। तो इसमें जो है ना हम लगातार जो है ना जब से हमने खेती चालू की तब से हम लोगों को प्रशिक्षण देने का काम लगातार कर रहे हैं, ताकि जो काम हमने सीखा है मिट्टी से या हमारे पूर्वजों से जो हमें विद्या मिली है वो विद्या को हम जो है ना लगातार लोगों को दे, ताकि इसका विस्तार हो और अन्य किसानों को फायदा हो और सोसाइटी को भी उसका फायदा हो। जी, तो लगातार निःशुल्क हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। अभी तक हम जो है ना 600 से भी ज्यादा शिविर कर चुके हैं और उनमें 1.5 लाख से भी ज्यादा भारत के और बाहर के लोग जो है ना प्रशिक्षित हो चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आकाश जी, आप फसलों को म्यूजिक भी सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, क्या आपको कोई प्रभाव महसूस हुआ संगीत सुनाने के बाद? जी, लगातार हमने इस पर 9 वर्षों से काम कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी पर, और ये एक तरह की बहुत चमत्कारिक थेरेपी है। जैसे साउंड का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, हम जब कोई गाना सुनते हैं तो उसका बॉडी पर हमारे को फर्क पड़ता है। तो ध्वनि तरंगों का एक विशेष महत्व होता है और ध्वनि तरंगों पर जितने भी लाइव प्राणी हैं संसार में, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी पर जो है ना ध्वनि तरंगों का प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हमने प्रयोग किया है, कई गाने हमने केंचुओं के लिए सिलेक्ट किए हैं। वो गाने हम जब केंचुओं को सुनाते हैं तो उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है और वो समय से पहले जो है ना खाद बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना म्यूजिक थेरेपी का प्रभाव केंचुओं पर। जी, शायद आकाश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। जी हाँ, बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता, परंतु आकाश चौरसिया जी ने जिस प्रकार से आप लोगों को बताया और सुबह 6 बजे उठकर वो ऑनलाइन आए और हम सबके साथ में उन्होंने बातचीत की। जी हाँ, आकाश चौरसिया जी वाकई में एक ऐसे इनोवेटर फार्मर हैं, एक ऐसे युवा किसान हैं जो कि लगातार कुछ न कुछ शोध करते रहते हैं। वो निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं अपने गाँव पहुँचने
वाले लोगों को जैविक खेती का, मल्टीलेयर फार्मिंग का और जो भी नए नए नवाचार वो करते रहते हैं वो लोगों को लगातार सिखाते रहते हैं। जी हाँ, अखंड संवाद में इसी तरह के युवा आज बहुत शामिल हुए हैं और उन लोगों ने बताया है कि भारत का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है, भारत की खेती का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है, भारत के एग्री स्टार्टअप्स का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। जिस तरह से 2 बजे के बाद से, जी हाँ मैं रात के 2 बजे की बात कर रहा हूं, रात के 2 बजे के बाद से एक के बाद एक युवा हमें लगातार अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, अपने इनोवेशंस के बारे में बता रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स के बारे में बता रहे हैं। वो वाकई में कुछ ना कुछ हमें एक तसल्ली देता है, उम्मीद की किरण जगाता है कि जिस कृषि प्रधान देश में हम रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि युवा खेतों से विमुख हो रहा है, युवा तो बिल्कुल खेतों की तरफ आ रहा है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी बन जाती है, यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी बन जाती है जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि वो इन युवाओं को वो संसाधन, वो टेक्निक मुहैया करवाए जो कि इन्हें वापस उन खेतों में रोक के रख सके। क्योंकि जो युवा जिस सड़क से शहर से वापस गांव आए हैं वो ही गांव से वापस शहर जाने में भी वक्त नहीं लगाएंगे अगर उन्हें उस तरह की सुविधाएं वहां नहीं मिली, अगर उन्हें उस तरह की तकनीक वहां नहीं मिली। जी हाँ, ये युवा हमारे देश का भविष्य है, जो कि लगातार पढ़ाई करने के बाद जो लोग शहरों में नहीं गए, चकाचौंध से आकर्षित नहीं हुए, नौकरियां नहीं करी और अपने खुद के खेतों में वापस पहुंचे, खेतों की मिट्टी को सुगंध उन्हें वापस खींच लाई और वहां आकर उन्होंने फिर से अपनी उन खेतों को संभाल लिया। आप या यूं कहें हमारे देश के कृषि के भविष्य को संभाल लिया। हमारे अगले गेस्ट की बात मैं जो कर रहा हूं वो भी एक युवा ऊर्जा है, जिनसे मिलकर आपको वाकई में लगेगा कि सुबह सुबह 7 बजे अगर कोई गेस्ट अपने घर से चलकर अखंड संवाद में शामिल होने के लिए अगर आ रहे हैं तो वाकई में उनका कितना जुनून है, वो कितना जोश और कितना जज्बा लेकर आज इस कार्यक्रम में आए हैं। जी हाँ, अब मैं परिचय कराने जा रहा हूं आपका अन्नू कानावत से। जी हाँ, अन्नू कानावत एक युवा ऊर्जा के रूप में, जैसा मैंने कहा कि अन्नू कानावत को हम मशरूम लेडी के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने मशरूम पे काम किया है, इन्होंने काम किया है अपने खेतों में। एक ऐसे समुदाय से, एक ऐसे जगह से ये आती हैं जहां पर कि अनु मैं सीधा आपके पास ही आता हूं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, सुबह सुबह की शुरुआत आपके साथ, शुभ मंगल प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि इतने अच्छे प्रोग्राम में, और युवाओं का प्रोग्राम है और पूरा जो देश है वो देख रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक की तरफ युवा बढ़ रहे हैं। और जब युवा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी हमारे देश में। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि युवा जो पलायन कर रहे हैं वो अपने घर पे रुक पाएंगे, खेती कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें दे पाएंगे, मुहैया करा पाएंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और ये अवसर दिया। जी अनु, ये कार्यक्रम जो है कल दिन में 2 बजे से लगातार ऑनलाइन है, लगातार लाइव है। ये 1 मिनट के लिए भी हम लोग इसमें रुके नहीं और गेस्ट जो है पूरे अपडेट इंडिया के इस ऑफिस में भरे हुए थे और एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और ये असल में उस जुनून को दिखाता है, उस जज्बे को दिखाता है जो खेती के प्रति आज हमारे देश के लोगों में है। उन किसानों को मैं सलाम करना चाहता हूं जो लगातार हमारे साथ बने रहे। और अनु, मैं आपको भी बिल्कुल थैंक यू कहना चाहता हूं कि ठीक समय जो हमने आपको दिया था सुबह 7 बजे आपका पहुंचने का, आप वहां पहुंचे। जी हाँ, आप अनु कानावत के बारे में हम आपको बताते हैं। अनु कानावत किसी और पढ़ाई में भी जा सकती थी, कुछ और स्ट्रीम भी कर सकती थी, परंतु उन्होंने एग्रीकल्चर को चुना। क्यों अनु जी? सर, सबसे पहले तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूं जो कि अमलदा मेरा गांव है और राजस्थान में बहुत ही छोटा सा गांव है जी। और तो एग्रीकल्चर मतलब बचपन से मैंने देखी है वहां पर कि किस तरीके से खेती हो रही है और किस तरीके से युवा वहां से पलायन कर रहे हैं, ये भी देखा है। बाकी वहां पर देखा मैंने कि जो खेती की जा रही थी, जो ट्रेडिशनल मेथड से जो खेती की जा रही थी, वहां से लोगों की जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी। तो बचपन से मेरा ऐसा सोचना था कि ये जो खेती हो रही है अपने, और पूरा दिन रात एक किसान
पूरी रात अपनी खराब करता है और फिर भी उनका जो उत्पादन है वो बहुत ही कम क्यों आ रहा है। तो ये मेरा बचपन से एक सवाल था, पर उस समय में एग्रीकल्चर जैसी कोई हाईलाइट लाइन नहीं थी। जिस टाइम मैं पढ़ाई करती थी 2004-05 के अंदर मैंने 10th किया था, तो उस टाइम पे मुझे इतना मतलब ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे, पर फिर भी मन ही मन एक सवाल था और देखा तो मेरा ये जुनून था कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है और एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी तकनीक लेके आनी है, कुछ अच्छा ऐसा करना है जिससे कि युवा और जितने भी महिला एंटरप्रेन्योर है वो उस खेती को समझ पाए और आसानी से कर पाए। तो उसी की तलाश में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की उदयपुर से और उसके बाद मेरी 11th-12th भी एग्रीकल्चर से की मैंने और उसके बाद मैंने एमबीए किया, वो भी एग्रीकल्चर से किया ताकि मार्केट को समझ पाए, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, प्रोडक्शन फिर भी हो जाता है और अच्छा उत्पादन हरित क्रांति के बाद आ ही रहा है, फिर भी किसान क्यों गरीब है। तो उसका जो मुझे आंसर मिला वो है मार्केट, कि किसानों के पास मार्केट अच्छा अवेलेबल नहीं है और जहां तक वो लेके जाना चाहते हैं मतलब वो मंडियों तक सीमित रह जाते हैं या मंडियों से भी पहले आड़तियों तक सीमित रह जाते हैं। तो मार्केट के लिए मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा ताकि मुझे पता चले कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाए और किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा मिले। तो इसी वजह से मेरा ये था कि मुझे एग्रीकल्चर में ही रहना है और खेती करनी है। तो पढ़ाई के बाद मैंने कुछ टाइम तक जॉब की ताकि मुझे पता चले कि एग्रीकल्चर जैसे कि एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो वहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आप किसानों को एक जो एमएसपी है या जो प्राइस है वो फिक्स हो जाती है पहले ही फसल आने के पहले। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मैंने जो उत्पादन और जो नया काम स्टार्ट किया वो मशरूम पे किया। तो मशरूम से मैंने अपना कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मशरूम पर ही आपको काम करना है? बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे उत्पाद थे जो आप कर सकते थे। जी, बहुत सारे उत्पाद हैं और जो अभी हमारे देश में और हमारे क्या पूरे विश्व में एक चीज़ चल रही है केमिकल, जो कि हर चीज़ के अंदर है। पहले जैसे दूध पीते थे हम, शुद्ध दूध पीते थे, बट अभी जो केमिकल है और केमिकल जो दूध के अंदर भी आ रहे हैं और जो कंपनियां बना रही है उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दूध की जो मिलावट करके उसमें दे देती है या जो फ्रॉड हो रहा है उससे भी लोगों को कैंसर हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी खेती है वो भी उर्वरक बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें लगाया जा रहा है, उससे भी केमिकल से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होने लग गई। तब मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उर्वरक मतलब केमिकल कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर है केमिकल का कम कर सके, केमिकल को कम कर सके और जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सके। तब मैंने एक स्टडी की, उसमें पता लगा कि मशरूम ऐसी चीज़ है जिससे केमिकल कम किया जा सकता है और शरीर को डीऑक्सीडेंट करके जो केमिकल है शरीर के अंदर उसको भी कम किया जा सकता है। और जो मशरूम की जो खेती है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो किसानों को भी अच्छी तरीके से ये समझाया जा सकता है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाके जो बीमारियां हैं उनको कम किया जा सकता है। तभी मैंने रिसर्च और ये सब पढ़ के 2-3 साल का टाइम देके फिर मैंने मशरूम सेलेक्ट किया। मशरूम उगाना और मशरूम बेचना वहां तक भी ठीक था, लेकिन आपने शुरू किया मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स बनाना। क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, कहां से शुरू किया, कहां से आपको ये मिला या कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग ली? जी सर, मशरूम पहले हमने जब स्टार्ट किया प्रोडक्शन करना तो वही मैंने आपको बताया कि मार्केट एक बड़ी समस्या थी और जो फ्रेश मशरूम है वो हर घर घर में पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज था। और मेरा ये मुहिम था कि हर घर के अंदर एक स्वस्थ इंसान होना चाहिए और जितनी बीमारियां हैं उनको कम करना चाहिए। तो मैंने मशरूम पे फिर स्टडी की तो मुझे लगा कि इसके बाई प्रोडक्ट्स बना के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको लंबे टाइम तक रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए। बट उसमें भी हम लोग
प्योर ऑर्गेनिक ही बना रहे हैं, उसके अंदर हम कोई भी केमिकल नहीं मिला रहे हैं, ताकि लोगों तक पहुंच पाए और लोग उससे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए। तो इसीलिए हमने मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो नॉर्मल बिस्किट, नमकीन इस तरीके से बनाए, बट अभी जो मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हम मेडिसिनल क्लेम कर चुके हैं उस पर, और आयुर्वेदा लाइसेंस भी हम उस पर ले चुके हैं। तो हम अब पूरे देश को जो केमिकल मुक्त करना चाह रहे हैं, ताकि जितने लोगों ने जो चीज़ें खाई है और जिससे कैंसर, डायबिटिक, हर घर के अंदर आज डायबिटिक के पेशेंट है, हर घर में थायराइड के पेशेंट है, उनको हम नेचुरल तरीके से ठीक कर पाए। जी, लेकिन मशरूम अभी भी लोगों के, मतलब अगर हम बात करें राजस्थान की, जयपुर की बात करें, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मशरूम को, जिन्होंने रेगुलर खाना शुरू नहीं किया या रेगुलर जो घर में जाना शुरू नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है इसका? सर सबसे बड़ा तो नॉलेज इसका बहुत ही कम है लोगों को, मतलब मशरूम के लिए कोई प्रमोट करता ही नहीं है कि मशरूम क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने भी इतने सालों की पढ़ाई के बाद पता चला है कि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसके अंदर आप विटामिन डी होता है, जो नेचुरली विटामिन डी आपको कहीं से नहीं मिलती बट मशरूम से मिलती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता नहीं था, बट राजस्थान के अंदर और अब पूरे इंडिया के अंदर जब से मैं मशरूम में आई हूँ और इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनके द्वारा सबको पता चल रहा है कि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने शरीर को डीऑक्सीडेंट कर सकते हैं, अपने शरीर में जितने भी रेड सेल्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं, कैंसर को कम कर सकते हैं। और इवन बहुत सारा रेगुलर अगर मशरूम कोई कैंसर पेशेंट भी खाते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिकवरी भी मिलती है। तो इस तरीके से मतलब मशरूम का जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब पहुँचेगा तब अपने आप मशरूम पे डील की जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले डॉक्टर भी इसको रिकमेंड नहीं करते थे, डॉक्टर भी डरते थे कि मशरूम एक मतलब अलग सी एक चीज़ है, बट अब जब आयुर्वेदा लाइसेंस हमारा अप्रूव हुआ तब लोगों को लगा कि मशरूम वास्तव में, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है, जो आयुर्वेदा की एक बुक है चरक संहिता, उसमें भी मशरूम का एक उदाहरण है। क्योंकि आयुर्वेदा के लाइसेंस जब मिलता है तो विदाउट रेफरेंस के कोई भी लाइसेंस वहाँ पर मिलता नहीं है, बट जब चरक संहिता में देखा गया कि मशरूम इसमें आ रहा है और जब अप्रूवल किया तो सब लोग हैरान थे कि मशरूम इतना अच्छा फूड होते हुए भी हमारे इंडिया में प्रमोट क्यों नहीं हुआ। बल्कि आप चाइना के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा जो लोग खाते हैं मशरूम खाते हैं, ग्रो भी चाइना के अंदर ज्यादा कर रहे हैं, और वहाँ पे आप लोगों की जो लाइफ है वो भी ज्यादा है। और बहुत सारे हमें ये चीजें पता नहीं है, मतलब लोगों को ये चीजें पता नहीं है कि मशरूम के फायदे क्या हैं। जितने भी एथलेटिक्स है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी एक कोडिसेप्स मिलिट्री एक करके मशरूम आती है, उसी का सेवन करते हैं। इवन अंतरिक्ष के अंदर जितने लोग जाते हैं और जिनको फूड ले जाना अलाउ नहीं है या ले जा नहीं सकते, खराब हो जाता है, तो वो भी मशरूम के प्रोडक्ट्स ही ले जाते हैं या एक्सट्रैक्ट लेके जाते हैं, ताकि वो जितने दिन अंतरिक्ष के अंदर रहे उसको एनर्जी लेते रहे। इवन मशरूम का सबसे बड़ा आपको उदाहरण दूं तो जितने भी पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सारे जब पहाड़ों में जाते थे और कई सालों की जब उनकी तपस्या होती थी तो वो भी मशरूम ही लेते थे खाने में, बाकी जड़ी बूटियां भी लेते थे, बट एक जो एनर्जी सोर्स था वो उनका मशरूम था। तो इन सब चीज़ों को मतलब कहीं दिखाया नहीं गया, और ये एक बड़ी विडंबना है कि मशरूम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से लोग मशरूम नहीं खाते हैं। बट अब जो धीरे धीरे जो लोगों को अवेयरनेस हो रही है तो डेली प्रोडक्ट यूज़ ले रहे हैं ताकि उनका वो स्वस्थ रहे और पूरे परिवार को स्वस्थ रख सके, हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, इसलिए हम मशरूम के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि मशरूम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उगने के बाद मंडी तक आते आते और मंडी से आने के बाद में एंड यूज़र तक आते आते मशरूम की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसका स्वाद शायद उन्हें सही नहीं लगता, या ऐसा कहें कि सब्जी वाले भी उसे इसलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा अपने शॉप पे नहीं रखते क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। क्या सही है ये बात? नहीं, स्वाद की बात करें तो मशरूम का जो स्वाद है बहुत ही बेटर है और बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है, जो नॉर्मल सब्जियों से एक डिफरेंट स्वाद है। तो स्वाद में कोई हम ये नहीं कह सकते कि स्वाद अच्छा नहीं लगता, बट दूसरा जो आपने बताया कि खराब जल्दी हो जाती है, तो ये एक सच्चाई है। जैसे कि दूध है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, प्रोटीन का जो सोर्स है दुनिया में जितनी प्रोटीन है उसमें से सबसे बेस्ट प्रोटीन दूध की मानी जाती है,
पर दूध भी जल्दी खराब हो जाता है। वैसा ही सेम मशरूम है, मशरूम भी 3 डेज के अंदर खराब हो जाता है अगर उसको नहीं प्रिजर्व नहीं करे तो। इसीलिए मैंने बाई प्रोडक्ट्स बनाए ताकि लोगों को मतलब 1-1 साल तक प्रोडक्ट अपने घर में रखे पर खराब नहीं हो और डेली वो यूज़ करें। तो मशरूम खराब तो हो जाता है मगर मशरूम की डिफरेंट वैरायटियां हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं। लगभग 50 तरह की ऐसी मशरूम हैं जो हम इंडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बट जो अभी मेनली हम 10 तरीके की वैरायटियां हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो हो रही है। जैसे कि ऑयस्टर मशरूम हो गई। ऑयस्टर मशरूम को सुखाने के बाद आप आराम से 8 से 10 महीने तक उसको घर पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। कोर्डिसेप्स मशरूम हो गई, उसको लगभग 2 साल तक आप घर पे स्टोर करके रख सकते हैं। सीता के मशरूम है, उसको भी लगभग आप 2 साल तक रख सकते हैं। और जितनी भी मशरूम है वो हाइपरटेंशन को भी कम करती है। तो आज इतने बड़े चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि आप मशरूम का यूज़ करें। और जितने भी आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है हाइपरटेंशन, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, लोगों के पास ज़्यादा काम हो गया है और काम का भी कोई समय फिक्स नहीं रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का यूज़ लेंगे ताकि वो एनर्जेटिक बने रहें और हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। हाई बीपी और लो बीपी के लिए भी डिफरेंट मशरूम है। तो मशरूम तो एक ऐसा फील्ड है जिसको इंडिया के अंदर जितना प्रमोट किया जाए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मशरूम ही एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हमारे भूखमरी को बचा सकता है अगर ऐसा कभी हुआ तो। और प्रोटीन को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। जैसा कि सबको पता है कि जितने भी लोग जो जिम में जाते हैं वो कोई भी प्रोटीन यूज़ लेते हैं, बट प्रोटीन के अंदर उनमें बहुत सारी ऐसी केमिकल्स होते हैं या स्टेरॉइड होते हैं डायरेक्टली, जो कि किडनी को बहुत सारे फेल हो जाती है। बहुत सारे जो जिमर है उनकी जो किडनी फेल हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब जिम करना छोड़ देते हैं तो उनका पूरा शरीर खराब होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो जो प्रोटीन जो ले रहे होते हैं, जो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, वो धीरे धीरे उनके शरीर में कम होने लगता है और उनको एक लत सी हो जाती है। तो प्रोटीन लेने के लिए सबसे अच्छा सोर्स दूध के बाद पहला मैं दूध बोलूंगी, मगर दूध में भी आजकल इतने केमिकल्स आने लग गए हैं। तो अब मैं सेकंड ऑप्शन बोलूंगी कि मशरूम आप ऑर्गेनिकली उसको यूज़ करके अपनी अच्छी बॉडी भी बना सकते हैं और अपने किडनी को भी बचा सकते हैं, लीवर को भी बचा सकते हैं। और सबसे एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि पानी की जो समस्या है राजस्थान में बहुत ही बड़ी एक समस्या है, जो आप सभी जो किसान भाई है वो महसूस कर रहे हैं। और जितने भी पॉली हाउस वगैरह जो लगा रहे हैं वो पानी की समस्या को कम करने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि और ड्रिप इरिगेशन चल रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पानी इसमें सबसे कम चाहिए, दूसरी जगह इसमें कम चाहिए। एक छोटे से छोटे मकान के अंदर 10 बाई 20 के रूम से भी आप मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो पर्दा प्रथा में रहती है या घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो अपने रूम के अंदर मशरूम करके आराम से सेल कर सकती है और घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकती है। तो ये जो 2-3 चीज़ें मेन समस्याएं हैं, जैसे पानी की कमी हुई, जहाँ पानी नहीं है वो मशरूम कर सकते हैं। दूसरी, जो महिलाएं खेतों में काम नहीं कर सकती वो मशरूम कर सकती हैं। जो महिलाएं बाहर बिजनेस के लिए नहीं जा सकती वो मशरूम कर सकती है। और बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मशरूम को एज ए बिजनेस ही करें। जैसे कि आप सभी लोग जो हमारे टेरिस गार्डनिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गार्डन लगाते हैं, टेरिस पे लगाते हैं और छोटे छोटे से गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं लोग। तो उसी तरीके से आप डेली कंजप्शन के लिए, डेली अपने यूज़ के लिए, सब्जी बनाने के लिए भी ऑयस्टर मशरूम का आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक मेथड से उगाई जाती है और आराम से आप डेली उसको घर पे खा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी मशरूम है, बट जानकारी के अभाव में लोगों तक ये पहुंच नहीं पाई है। बाकी जब लोगों को पता चलेगा कि इतना अच्छा और सुपर फूड, मैं इसको कहूंगी कि ये जैसे कि एक मोरिंगा एक प्लांट आता है, उसको भी लोग सुपर फूड बोलते हैं। तो मोरिंगा से भी ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो ये भी एक सुपर फूड है। तो आप इसको डेली बहुत सारी सामाजिक अवधारणाओं को तोड़ते हुए, बहुत सारी प्रथाओं को तोड़ते हुए अनु कानावत ने, क्योंकि राजपूत समाज से वो आती हैं और वहां पर महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता, परंतु अनु कानावत बाहर निकलती हैं, अपने खेत
खेतों का रुख करती हैं, अपने खेतों में कुछ नया उगाने के लिए वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुनती हैं, एमबीए भी करती हैं तो एग्रीकल्चर से करती हैं, और उसके बाद में अपना खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप शुरू करती हैं। जी हाँ, मैं जिन युवाओं की बात कर रहा था ये वही युवा हैं जो कि इस समय पर एग्रीकल्चर को बड़ी मजबूती से थामते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, एग्री स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, लोगों के पोषण की बात कर रहे हैं। अनु, आपने, ठीक है, ये बात सही है, आपने मशरूम शुरू किया और उसके बाद में आप कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। हाँ जी सर, मशरूम शुरू करने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, जो मैं गांव में महिलाओं को देखती थी कि इनके पास रोज काम करती है महिलाएं सुबह से शाम तक, बट फिर भी उनकी खुद की एक इनकम नहीं है। तो उसको देखते हुए मैंने एक एफपीओ स्टार्ट किया, महिलाओं को इकट्ठा किया, और जितने भी मशरूम प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो हम अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सीधा महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जो कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे देश में, जिससे कि किसानों को एक सिक्योरिटी हो जाए कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये सेल हो जाएगा, यहाँ बिकेगा और इतने दाम में बिकेगा। तो ये एक जो मैंने अपनी जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो वो ही कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पर स्टार्ट किया है इंडिया के अंदर। तो जितनी महिलाएं काम करना चाहती है वो हमसे जुड़ सकती है और काम कर सकती है, ताकि उनको घर पे, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो महिलाएं, मुझे भी एक प्रॉब्लम थी कि बाहर निकल के काम करना बहुत ही एक मतलब डिफरेंट मुश्किल टास्क था, और घर वालों को मनाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। पर ये जो चीजें उन महिलाओं के जीवन में ना आए, ताकि वो आराम से घर पे बैठ के और कर सके, प्रोडक्शन कर सके, ताकि फिर लोग उनको समझे और आगे उनको प्रमोट करें। घर से मतलब एक, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो 500 रुपए में ही मैंने मशरूम उगाया और घर पे ही स्टार्ट किया था, और घर से ही घर वालों का कोई किस तरह का रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे तो खेती से रिलेटेड कुछ काम करना है और मशरूम उगाना है, तो उस समय क्या रिएक्शन था? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लड़की बोले कि मुझे खेती करनी है, तो सबको ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़का बोले कि मुझे मतलब कहीं बाहर जाके शादी नहीं करनी या मुझे कुछ अलग करना है, तो ये वाली बात हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क हो गया। लड़का बोले कि मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो फिर आजकल तो क्या लड़के भी ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, बट जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज हो गया कि एग्रीकल्चर करना है। और फिर एग्रीकल्चर करना है, उसके बाद एग्रीकल्चर की मैंने इतनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसके बाद सबको ऐसा लगता है कि इसकी एक हायर पैकेज की एक अच्छी नौकरी होगी। एमबीए का एक टैग लग जाता है कि इनका बहुत बड़ा पैकेज होगा, 1-2 लाख रुपए महीने के कमाएंगे और अब ये बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे। बट मैं मल्टीनेशनल कंपनी को जब मैंने रिजाइन किया तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब चैलेंज था, और सब लोग ऐसा सोचने लग गए थे कि इसका दिमाग सही नहीं रहा है, क्योंकि कौन ऐसा करता है कि इतनी अच्छी जो जॉब है उसको छोड़कर आप एग्रीकल्चर की तरफ ऐसी चीजों को ले रहे हो, और उसमें कितना टाइम लगेगा। और हम लोग भी मतलब हमारे जो पेरेंट्स है या फिर जितने भी फार्मर्स है, उन सबका कॉन्सेप्ट यही है कि हम जब खेती में कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, और बच्चों को तो कोई सिखाता ही नहीं है खेती करना, बच्चों को तो सीधा बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, फिर आपको जॉब लगनी है, आप या तो बीए कर लो, टीचर बन जाओ गाँव के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा खेती तो उनके इससे आती है जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को खेती में आना चाहिए, और जितने भी हमारे जो पेरेंट्स है, जो फार्मर है, जो अपने बच्चों को खेती नहीं सिखा रहे हैं, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी गलती कहूंगी मैं कि आप खेती नहीं सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को पढ़ाओ मत, मैं ये भी नहीं कहती कि आप नौकरी मत लगाओ, मगर जब टाइम मिलता है उनको तो उनको खेती की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे एक लुहार का बच्चा है, तो जब वो छोटी मोटी चीजें अपने घर पे करने लग जाता है तो वो एक सिक्योर हो जाता है कि मुझे अगर कोई काम नहीं मिला तो कम से कम मैं ये काम तो कर ही लूंगा। जैसे कोई प्लम्बर का बच्चा है तो प्लम्बर में वो भी एक सिक्योर हो जाता है। पर हमारे देश में खेती एक ऐसी चीज है कि खेती नहीं सिखाएंगे, बाकी सब कर लेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि खेती सिखा के क्या करना है, खेती तो अपने आप हो जाती है। तो आपके परिवार में भी शायद यही कुछ ऐसा था कि आप शूटिंग सीख लो कोई बात नहीं, घुड़सवारी सीख लो कोई बात नहीं, स्विमिंग सीख लो कोई बात नहीं, पर खेती की बात पर लोगों को थोड़ा सा झिझक हो रही थी।
सर पहले फार्मर्स को अलग ही कैटेगरी में रखा जाता था कि फार्मर मतलब अलग ही है, उनका कोई वजूद नहीं है। गरीब, हाँ, मतलब किसान मेहनती जो दिन भर पसीने में बहाता रहे, तो वो एक कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ही मैंने फार्मर बनने की बात की और जब नौकरी छोड़ के फार्मर कोई बनता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ये तो एक पागलपंती है। बट अभी इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि फार्मर ही अपने देश की बैकबोन है, और फार्मर अगर नहीं होगा तो हम सब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और जितने फार्मर हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को खेती में इतना धुरंधर बनाएं कि उनको हर एक डिजीज का पता हो कि ये इस वजह से हो रही है, इसमें ये दवाई छिड़की जाएगी। और दवाइयों को भी आजकल जो ऑर्गेनिक मेथड है, आजकल बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती सिखाई जा रही है, तो अपने बच्चों को खेती के लिए भी वहाँ पर सीखने के लिए भेजना चाहिए। और एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों को ज्यादा भेजना चाहिए, ताकि हमारा जो देश है, जैसे आर्मी जो लोगों को बड़ा प्राउड होता है कि मेरा बच्चा आर्मी में गया, शहीद होगा, और शहीद भी हो जाते हैं तो भी उनको प्राउड होता है कि शहीद हुआ, और सभी को प्राउड होता है कि एक बच्चा आर्मी में जाता है। तो मुझे लगता है